देखते हैं कंप्यूटर प्लानर का इंस्टीट्यूशन, डेटा प्रतिनिधित्व को डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर विशिष्टता के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। तो ये वर्ड्स के साथ कंप्यूटर बाइनरी संख्या 1 और 0 ही समझता है, और जो पावर सप्लाई ऑन और ऑफ का संकेत है जिसे बिट कहते हैं। 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनते हैं। 1 बाइट के द्वारा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। अतः कंप्यूटर विशिष्ट वर्ड्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? बिट है ना। शब्द की लंबाई क्या है? बिट है। शब्द की लंबाई की माप बिट होता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, बिट है। सबसे छोटी इकाई बिट है। बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट कहते हैं। बिट्स केवल 2 भागों में 0 और 1 में विभाजित होता है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष करैक्टर के 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। बाइनरी लैंग्वेज के वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर 8 प्रत्येक नंबर। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष करैक्टर 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष करैक्टर 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनती है। 1 बाइट या 8 बिट्स से एक अक्षर का निर्माण होता है। बिट्स द्रव्यंक बिट्स की हिंदी द्रव्यंक होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा बिट्स में। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा बिट्स के रूप में। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1 में रहता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 को ही समझता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा है। 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं जिसे करैक्टर कहा जाता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार 14 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। वर्ड जितने बाइट से निर्मित होता है वह वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ का अर्थ वर्ड में बिट अथवा बाइट की संख्या से है। बाइट लेंथ जितनी अधिक होगी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वर्ड लेंथ 1 बाइट से लेकर 64 बाइट तक हो सकती है।
वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रचलित प्रोसेसर का वर्ड आकार 4 बाइट अर्थात 32 बिट है। 4 बाइट अर्थात 32 बिट है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रचलित प्रोसेसर का वर्ड आकार 4 बाइट अर्थात 32 बिट है। चौसठ के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है 8 बिट्स। 64,000 शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है 8 बिट्स। चौसठ हजार शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर बिट्स है। मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर MDR या मेमोरी बफर रजिस्टर बिट MBR एक कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई का रजिस्टर है जिसे कंप्यूटर भंडारण जैसे कि रैम में संग्रहित होने वाले डेटा या कंप्यूटर भंडारण से प्राप्त होने के बाद डेटा शामिल होता है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम 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 है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट बाइनरी में डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसका मान 0 या 1 होता है, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैंटो है। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटो है। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटो है। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटो है। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटो है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के रूप में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के रूप में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के रूप में किया जाता है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ 0 था 1 बिट है। यह कंप्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई है। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का। एक बिट डाटा संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का। एक बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिकी में फ्लिप फ्लॉप का एक अंकी परिपथ है जिसका निर्गम 2 स्थानीय अवस्थाओं में से किसी एक में बना रहता है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता। स्मृति में आंकड़ों की स्मृति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता, एड्रेस। पता एड्रेस स्मृति की आंकड़ों में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करता है। कंप्यूटर की स्मृति सूचना संग्रह का केंद्र है जिसमें प्रत्येक आंकड़े को एक निश्चित पते के माध्यम से सेव किया जाता है। किसी डेटा की विशेष स्थिति को निश्चित बाइट में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर के डिस्क ट्रैक और सेक्टर में विभाजित रहते हैं जिसमें प्रत्येक का एक निश्चित अद्वितीय एड्रेस होता है। ASCII वह सिस्टम है जो 128 विभिन्न कैरेक्टर उपलब्ध कराता है। ASCII 128 विभिन्न कैरेक्टर का
ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग ABC जैसे कैरेक्टर्स, नंबर एवं चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडित किया जाता है। 7 में से किसका एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है? ASCII का। इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है? ASCII का। इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है? ASCII का। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है ASCII का। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII क्या है? यूनिकोड है ASCII। ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के प्रयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी चिन्हित करता है। इस नए मानक को कहते हैं यूनिकोड कहते हैं। ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया है जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड चिन्हित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को यूनिकोड कहते हैं। ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया है जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को यूनिकोड कहते हैं। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड कहते हैं। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर को कोड कहते हैं।
टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को ASCII कहते हैं। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को ASCII कहते हैं। ABCDIC स्टैंड फॉर ABCDIC, ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड बाइनरी इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, ये जो ABCDIC होता है ना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ABCDIC का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। इसे एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 1950 से 60 के दशक में मुख्य रूप से IBM मेनफ्रेम तथा IBM मध्यपरास के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। ABCDI का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। इसे एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 1950-60 के दशक में मुख्य रूप से IBM मेनफ्रेम तथा IBM मध्यम परास के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। ABCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टरों को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है? ये 8 बिट का। ABCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है? 8 बिट का प्रयोग होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ABCDIC एक 8 बिट वर्ण इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 से 60 के दशक के शुरुआती दिनों में IBM कंपनी के द्वारा किया गया। स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ABCDIC 8 बिट वर्ण इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 के 1960 के दशक में शुरुआती दिनों में IBM कंपनी के द्वारा किया गया। स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ABCDIC एक 8 बिट वर्ण इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 से 60 के दशक में शुरुआती दिनों में IBM कंपनी के द्वारा किया गया। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है? वो क्या है? वो ABCDIC है।
सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है? वो EBCDIC। 2-3 बार इसलिए पढ़ लेता हूँ ताकि याद हो जाए, जिसे बोरिंग लगे वो अपना भगा के देख लेगा। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती हैं? ये जो है 16 बिट का। यूनिकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का 16 बिट कोड यूनिट का प्रतिनिधित्व करती है। यूनिकोड एक प्रोग्राम है जो कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष कोड प्रदान करता है। यूनिकोड का प्रयोग किसी भी भाषा या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। यूनिकोड का प्रयोग किसी भी भाषा या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। यूनिकोड 16 बिट्स का प्रयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है। 16 यूनिकोड 16 बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है। ये 16 है। यूनिकोड बिट्स का प्रयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या को कोडित करता है। 16 यूनिकोड 16 बिट का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या कोडित करता है। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक करैक्टर के लिए एक अलग अलग कोड निर्धारित हो ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका उपयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 1 लाख करैक्टर निरूपण की क्षमता है। UTF है ना, ये 8 बिट का वेरिएबल बिट्स इनकोडिंग है। UTF यूनिकोड कैरेक्टर्स के सेट में 3 विभिन्न प्रकार के इनकोडिंग प्रणालियों का प्रयोग होता है। इसमें UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में 8 बिट का वेरिएबल 1 से 4 बाइट बिट्स इनकोडिंग, UTF-16 में 16 बिट का वेरिएबल 2 से 4 बाइट इनकोडिंग है, जबकि UTF-32 में 32 बिट का फिक्स्ड 4 बाइट इनकोडिंग है। UTF-16 एक है। UTF-16 एक है। 32 बिट का फिक्स्ड विड्थ इनकोडिंग है। UTF 32 बिट का फिक्स्ड विड्थ इनकोडिंग है। या बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का प्रयोग करता है। 4 बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। 4 बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। क्या है वो? 4 है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल का संक्षिप्त रूप है। इसमें संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंक की बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे 4 बिट BCD कोड कहा जाता है। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? BCD का संक्षिप्त रूप है बाइनरी कोडेड डेसिमल है। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल है BCD।
512 ऑपरेशंस के कोड के लिए बिट्स 500 ये 9 बिट्स की आवश्यकता होगी। 512 ऑपरेशंस के कोड के लिए 9 बिट्स की आवश्यकता होगी। 512 ऑपरेशंस के कोड के लिए 9 बिट्स की आवश्यकता होगी। 512 ऑपरेशंस के कोड के लिए कितने बिट्स की ज़रूरत होगी? 9 बिट्स की ज़रूरत होगी। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है। तो कोड 64 के प्रचालन के लिए 6 बिट की आवश्यकता होगी। कोड 64 के प्रचालन के लिए 6 बिट की आवश्यकता होगी। कोड 64 के प्रचालन के लिए 6 बिट की आवश्यकता होगी। 2 घाते n बराबर 64, 2 घाते n, 2 घाते 6, n बराबर 6। कोड 256 प्रचलन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है 8। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है 8। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या है? 8 है। कोड 256 के प्रचालन के 8 बिट की आवश्यकता होती है। कोड 256 के प्रचालन के 8 बिट की आवश्यकता होती है। 2 घाते 56, 2 घाते n बराबर 256 और 2 घाते n बराबर 2 घाते 8, n बराबर 8। कुल मिला करके ना ये देख लीजिए कि कितने घात बन रहा है। कोड 256 के प्रचालन के लिए 8 बिट की आवश्यकता होती है। हम बाइट 0 और 256 बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। 8 OS और 1 AS की स्ट्रिंग को कहते हैं बाइट। मतलब 0 और 1 जीरोज़ और 1 के स्ट्रिंग को बाइट कहते हैं, क्योंकि जीरोज़ और 1s के स्ट्रिंग को बिट कहते हैं और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। अतः 8 जीरोज़ एंड फर्स्ट का 1 बाइट है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है मेमोरी। मेमोरी शब्द का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा प्रयोग और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से भी सांकेतिक होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। यह सामान्यतः अस्थायी मेमोरी है, जैसे रैम, रोम, कैश मेमोरी। ये सब यह सामान्यतः अस्थायी मेमोरी है, जैसे रैम, रोम, कैश मेमोरी ये सब है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है प्राथमिक स्टोरेज। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब कनेक्ट है?
किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? मेन मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? वो है मेन मेमोरी। बोथ रैम एंड रोम आर, रैम और रोम दोनों हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज़ कर रहा होता है जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें मेन मेमोरी में रखता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम तथा रोम आदि आते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा होता है तो प्रोग्राम या डाटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड कर लेता है तथा उस पर कार्य करता रहता है। जब डाटा को सेव करते हैं तब वह सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो जाता है। कीबोर्ड। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज माध्यम नहीं है कीबोर्ड। स्टोरेज माध्यम नहीं, बाकी हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, सीडी ये सब है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को सूचना देने के लिए किया जाता है, जबकि हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? इंटरनल मेमोरी का। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोरेज करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा है? इंटरनल मेमोरी का। सीपीयू जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए इंटरनल मेमोरी मतलब रैम का प्रयोग किया जा रहा है। सीपीयू जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी रैम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सर्वर स्मृति का एक प्रकार न होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी तथा सीडी, डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। जबकि सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी तथा सीडी, डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है एक्सेस टाइम। कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को सीपीयू तक भेजने तथा सीपीयू से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाने में जो समय लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। एसडी रैम का एक एक्सेस टाइम 9-10 नैनोसेकंड से भी कम होता है। एक डिवाइस मेमोरी को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें ये क्या है कि प्रवेश एक्सेस टाइम वह एक्सेस टाइम ना वह
प्रवेश समय उस समय के लिए बीच जहाँ पढ़ने लिखने आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रवेश समय, एक्सेस टाइम। एक डिवाइस मेमोरी को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय प्रवेश समय, एक्सेस टाइम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? रैम। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है? रैम है स्थायी और रोम जो है स्थायी। मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी दो है। तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी जो है स्थायी मेमोरी में रोम, स्थायी मेमोरी में रोम आता है, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है और ईईपी रोम आता है। और अस्थायी मेमोरी रैम है। स्थायी मेमोरी रोम है और अस्थायी मेमोरी रैम है। जो स्थायी मेमोरी रोम होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईपी रोम इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और द्वितीयक सहायक मेमोरी जो होता है, हार्ड डिस्क की द्वितीयक सहायक मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप भी द्वितीयक सहायक मेमोरी है, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, ये सब क्या है? द्वितीयक सहायक मेमोरी है ये सब। पेन ड्राइव क्या है? मेमोरी है पेन ड्राइव। फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी ये सब मेमोरी हैं, द्वितीयक मेमोरी है। डीवीडी भी द्वितीयक मेमोरी है, डीवीडी द्वितीयक मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी डीवीडी है, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? रैम जो है ना, ये अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी रैम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रैम। और अस्थायी मेमोरी है, यह एकीकृत परिपथ के रूप में संग्रहित डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डाटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति, चाहे यह डाटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या न हो, इन सब की परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यदि यह सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है तो SDRAM कहलाती है और आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है SDRAM। कंप्यूटर में रैम क्या है? ये वोलेटाइल मेमोरी है रैम वोलेटाइल मेमोरी है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है, अतः इसमें संग्रहित डाटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप बताएं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तात्पर्य जानते हैं। रैम ये सब वही चीज़ पूछ रहा है बार बार। कौन सा डाटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है? रैम। रैंडम एक्सेस रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है रैम। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है?
रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? वोलाटाइल मेमोरी है। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? वोलाटाइल मेमोरी रैम। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रैम मेमोरी। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रैम मेमोरी। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रैम मेमोरी। अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है रैम मेमोरी। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जा सकता है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। रैम। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के प्रोग्राम तथा डाटा अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। डी रैम का लाभ होता है डी रैम का लाभ होता है डी रैम का लाभ क्या है? डी रैम का लाभ ये है कि यह एस रैम से सस्ता है। डी रैम डायनेमिक रैम तथा एस रैम स्टैटिक रैम दोनों ही रैम प्रकार है, परंतु डी रैम रैम से सस्ता है, कम बिजली खपत करता है। डी रैम यह एस रैम की तुलना में धीमा है। डी रैम जो है ना, यह एस रैम की तुलना में धीमा है। डी रैम डायनेमिक डी रैम जो है ना, यह एस रैम की तुलना में धीमा है। डायनेमिक तो कहा गया है लेकिन ये एस रैम से धीमा है। स्टैटिक रैम स्थिर रैम स्थिर रैम मतलब एस रैम गतिशील रैम ड्रम से तेज होती है। एस रैम जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी गतिशील रैम मतलब एस रैम जो है डी रैम से तेज होता है क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एस रैम को ये स्टैटिक है, एस रैम को फ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। जो एस रैम होता है, एस रैम डी रैम से डायनेमिक से तेज़ होती है। और डायनेमिक नाम है लेकिन उल्टा काम करता है क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश ज़रूरत नहीं होती। एस रैम स्टैटिक रैम तथा डी रैम डायनेमिक रैम की तुलना में तेज़ होता है। जो एस रैम होता है तेज़ होता है तथा मतलब इसकी स्पीड तेज़ है की तुलना में तेज़ तथा कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। जो एस रैम है ना, एस रैम
डी रैम की तुलना में तेज़ तथा कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है एस रैम को, इसलिए यह डी रैम से काफ़ी तेज़ होता है। एस रैम तेज़ होता है, डी रैम उससे स्लो होता है। देखिए एस रैम को बार बार इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। डी रैम को ना बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। ओके।